एक बड़ा परिवर्तन आया सोशल मीडिया की जो क्रांति आई है 15-20 सालों में। इंटरनेट की सुविधा बढ़ी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल। तो इसके आने से आकाशवाणी के रेडियो के प्रोग्राम में क्या फ़र्क पड़ा? सोशल मीडिया में ये एक मानव की एक रुचि होती है। जब कोई उसे नई चीज़ मिलती है तो उसके प्रति उसका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। जी, जी, जी। और सोशल मीडिया के साथ भी ऐसा हुआ। समय के साथ साथ सोशल मीडिया के समक्ष एक जो खतरा उत्पन्न हो रहा है वो है सत्य और असत्य का खतरा, कि जो हम देख रहे हैं वो कितना सच है। ये कितनी बड़ी बात है कि जो आप देख रहे हैं उसके प्रति आपको विश्वास ना हो कि जो आप देख रहे हैं कितना सच है कि झूठ है। और आकाशवाणी से ऐसी कोई भी चीज़ प्रसारित अभी भी नहीं होती जो आम नागरिकों के हितों के प्रतिकूल हो। मेरे लिए एक बहुत अच्छा अवसर था वो छत्तीसगढ़ के युवाओं की सेवा करने का। उस समय में बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, जैसा कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से हो चुका है। जी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में जो जुटे हैं छत्तीसगढ़ के युवा, उनके लिए मैं अधिक से अधिक बेहतर सामग्री उपलब्ध करा सकूं, तो इस दिशा में मैंने प्रयास किए। और सबसे बड़ी बात कि ऐसी शख्सियत, आदरणीय मोदी जी जैसे शख्सियत के कार्यक्रम से मैं किसी भी रूप में जुड़ा हुआ हूँ, ये सोचकर ये अनुभूति मुझे बहुत आनंद देती। छत्तीसगढ़ी में प्रसारण शुरू हुआ तो फ़ोन इन कार्यक्रम जो हुआ छत्तीसगढ़ी में, फ़ोन कराओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। आकाशवाणी रायपुर, फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। इसके अलावा एक आकाशवाणी रायपुर से कार्यक्रम प्रसारित अभी भी होता है, वो है पारिवारिक धारावाहिक अजी सुनिए। इसमें मनुष्य की जो रोजमर्रा की समस्या होती है, उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, उसको नाटक के रूप में, एक झलकी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। साथियों नमस्कार। आज श्री महाकाल धाम के स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं रायपुर आकाशवाणी से जुड़े उद्घोषक, समाज सेवी, विचारक, चिंतक संजय पांडे जी। मैं संजय पांडे जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। संजय पांडे जी छत्तीसगढ़ के ही चिरंजीव हैं और आपकी रुचि बचपन से विविध कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय रहने के कारण संचालन की तरफ बढ़ी और एक अच्छे अनाउंसर के रूप में आपकी पहचान बनी। इसके पहले आप पत्रकारिता में भी काफ़ी लंबे समय तक काम किया आपने। तो आज हम जानेंगे कि कैसे वो आकाशवाणी का अनुभव उनका रहा, कैसे वो इससे जुड़े, उनको कैसे आकाशवाणी से जुड़ने की प्रेरणा हुई। तो संजय भैया आप ये बताएं कि आपका शैक्षणिक जीवन कहाँ पूरा हुआ और फिर कैसे रुचि हुई आकाशवाणी की तरफ? अजय भाई, रायपुर के गवर्नमेंट स्कूल में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। जी। उसके बाद दुर्गा महाविद्यालय में मैंने एमकॉम किया, और महाविद्यालयीन जीवन में मैं जो रचनात्मक गतिविधियां होती हैं उसमें बहुत सक्रिय रहा। एनसीसी में एबीसी तीनों सर्टिफिकेट मैंने उत्तीर्ण किया, जी। और सीनियर अंडर ऑफिसर रहा। एनएसएस में बहुत सक्रिय रहा। वाद विवाद प्रतियोगिता, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता, इसमें भी बहुत सक्रिय रहा। ईश्वर की कृपा से बहुत सफलताएं भी मिलती चली गईं। दुर्गा महाविद्यालय से मुझे एनसीसी में कुशल नेतृत्व, वाद विवाद में सफल रहने के कारण सफल वक्ता और ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ छात्र का खिताब मिला। साथ ही साथ में श्री राम संगीत महाविद्यालय से बी म्यूज़ किया। एम म्यूज़ प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया था, उसके बाद आकाशवाणी में मेरा चयन हुआ। इसलिए संगीत की शिक्षा शास्त्रीय गायन में आगे जारी नहीं हो पाई। साथ ही साथ मैंने छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की शिक्षा भी प्राप्त की। और जहाँ तक आकाशवाणी की ओर रुझान की बात है, तो हमारे मोहल्ले में गणेशोत्सव का कार्यक्रम हुआ करता था। और गणेशोत्सव कार्यक्रम मेरे ख्याल से पूरे देश भर में एक ऐसा कार्यक्रम है, उसके माध्यम से हमारे समय में तो कम से कम ऐसा होता ही था, अभी भी होता होगा, कि मोहल्ले की जो प्रतिभाएं हैं उनको अवसर मिला करता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें मुझे अवसर मिला और मैं कार्यक्रमों का संचालन किया करता था। और उसमें एक हमारे पड़ोसी हैं, वो लंदन में रहा करते थे और छुट्टियों में आए हुए थे। तो
मुझे सुनकर उन्होंने कहा, आप बड़े होकर अनाउंसर बनोगे। अब वो उनका वाक्य आशीर्वाद के रूप में मुझे मिला और आगे चलकर फिर जब मैं महाविद्यालय में था, तो अ, आकाशवाणी के लिए कार्यक्रम की प्रस्तुति महाविद्यालय की ओर से जब दी गई थी, तो प्रोफ़ेसर गुणवंत व्यास महासाब थे। उन्होंने मुझे बुलाया, तो हम लोग एक कार्यक्रम देने गए, उसमें भी मैं एंकरिंग की और बस आकाशवाणी का सिलसिला शुरू हुआ। पहले मैं कैज़ुअल अनाउंसर के लिए चयनित हुआ और उसके बाद आकाशवाणी बिलासपुर से मैं नियमित रूप से एक उद्घोषक के रूप में कार्य करना शुरू किया। पहले आकाशवाणी की उद्घोषक की विधिवत परीक्षा हुआ करती थी, नियमित कर्मचारियों की। आप जी। जिसमें दिए हैं। जी। आजकल ऐसा है क्या? कोई युवा अगर जाना चाहे, तो एआईआर में नियमित कर्मचारी के रूप में उसका चयन होता है? अजय भाई, अभी वर्तमान में उद्घोषक के नियमित पद पर भर्ती नहीं हो रही है, लेकिन नैमित्तिक रूप से वो कार्य कर सकता है। एक नैमित्तिक उद्घोषकों का पैनल बनता है, उसके लिए स्वर परीक्षण होता है, तो उसमें वो कार्य कर सकता है। आप जब आकाशवाणी से जुड़े, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या सामने पेश आई आपके? बताना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। दरअसल आकाशवाणी से पहले मैं नगर के एक प्रतिष्ठित अखबार में कार्य किया था मैंने जी। और उसपे मैं जहाँ भी काम किया बहुत जम के काम किया, बहुत सक्रिय रहता था और एक जुनून की तरह उसमें भिड़ जाता था, समय नहीं देखता था, काम के घंटे नहीं देखता था। तो मुझे पत्रकारिता का एक अनुभव हो चुका जी। और कैज़ुअल अनाउंसर भी मैं रह चुका था। तो जब मैं आकाशवाणी बिलासपुर में मेरी प्रथम नियुक्ति हुई, तो वहाँ जो लोग कार्य कर रहे थे, मेरे सहकर्मी और वहाँ के जो अधिकारी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, यार आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप की पहली नियुक्ति है। आपको देखकर ये लग रहा है, आपके कार्य को देखकर ये लग रहा है कि आप कहीं ट्रांसफ़र से आए हैं। तो मुझे कोई ऐसी चुनौती नहीं लगी और आकाशवाणी बिलासपुर में मेरे जॉइन करने के 2-3 महीने बाद वहाँ बाढ़ आई थी अरपा नदी में और स्टेशन डायरेक्टर ने कहा उस समय सभी लोग वरिष्ठ जो अधिकारी थे वो अवकाश पर थे। तो बोले, संजय इस पे एक कार्यक्रम करना है। तो बाढ़ पे जो मैं कार्यक्रम किया, वो मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छा वो कार्यक्रम रहा। उससे बाढ़ पीड़ितों को काफ़ी लाभ भी मिला और स्टेशन डायरेक्टर साहब ने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया उसके लिए कि आपने 2-3 महीने के अंदर ही इतना सुंदर कार्यक्रम किया। तो अच्छा अनुभव रहा वो मेरा। रायपुर में आप लंबे समय तक युवावाणी के कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक ज़माना ऐसा था संजय भाई कि रायपुर रेडियो स्टेशन का ऐसा क्रेज़ था कि हर युवा वर्ग को वो बहुत प्रभावित करता था। उसके हर कार्यक्रम, चाहे वो सुर सिंगार का कार्यक्रम हो, चित्रपट संगीत का हो, युवाणी का कार्यक्रम हो, चिंतन हो, इतने अच्छे स्तंभ संचालित होते थे। तो युवाणी जो आपने शुरू की, तो युवाणी तो चल रहा था, आप जब उसमें कार्यभार सँभाले, तो ये लंबे समय तक आपने काम किया। मेरा ऐसा ख़्याल है कि इतना लंबा समय तक किसी ने युवाणी में काम नहीं किया, कोई रेडियो उद्घोषक। क्या अनुभव रहा आपका? अजय भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मेरा सौभाग्य रहा, ईश्वर की कृपा रही कि आकाशवाणी रायपुर से जो युवावाणी कार्यक्रम प्रसारित होता था, वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था जी। और दीवाने थे उसके। हमारे जो आकाशवाणी के श्रोता थे, युवाणी के दीवाने थे और इतने लोकप्रिय कार्यक्रम में जब मैं आया, तो वो मेरे लिए ज़रूर एक चुनौती थी कि उस लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए युवाणी कार्यक्रम की लोकप्रियता को और बढ़ाना, ये मैंने अपना उद्देश्य रखा, लक्ष्य रखा। तो लेकिन बहुत आनंद भी आया। मेरे साथ एक अच्छी स्थिति ये रही अजय भाई कि मेरे को युवाओं के बीच काम करने का अच्छा खासा अनुभव था। महाविद्यालय के दौरान मैं एनसीसी, एनएसएस, वाद-विवाद प्रतियोगिता और संगीत से भी जुड़ा था जी। और उसके अलावा मैं जो संगीत की अन्य गतिविधियाँ होती हैं, जैसे जब स्पर्धाएँ होती थी तो मैं जज के रूप में जाता था। तो ऐसे बहुत सारे युवा गतिविधि से मैं पहले से ही जुड़ा था, पत्रकारिता भी की थी। तो एक तरह से ट्रेनिंग तो थी, एक अनुभव था युवाओं के बीच काम करने का, लेकिन उसको आकाशवाणी के युवावाणी के श्रोताओं के लिए मैं कैसे रोचक बनाकर नए-नए कार्यक्रम प्रस्तुत करूँ और क्या उसमें इनोवेशन करूँ, क्या प्रयोग करूँ, जिससे कि श्रोताओं को ज़्यादा से ज़्यादा आनंद मिले,
शिक्षा मिले, सूचना मिले। क्योंकि मेरे लिए एक बहुत अच्छा अवसर था वो छत्तीसगढ़ के युवाओं की सेवा करने का। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, उस समय में बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, जैसा कि अब सोशल जी। मीडिया के माध्यम से हो चुका है। जी। तो मेरा ये प्रयास था कि उनका मनोरंजन तो हो ही, साथ ही साथ उनको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में जो जुटे हैं छत्तीसगढ़ के युवा, उनके लिए मैं अधिक से अधिक बेहतर सामग्री उपलब्ध करा सकूँ। तो इस दिशा में मैंने प्रयास किए और वो प्रयास काफ़ी सफल भी रहे। क्योंकि उनके जब पत्र आते थे, उसमें वो लिखते थे कि आपके सवालों के आईने कार्यक्रम से और आपके जो मार्गदर्शन के साक्षात्कार प्रसारित होते हैं, उससे हमको जो जानकारी मिली, उससे हमारे को तैयारी में काफ़ी मदद मिली और हमारा चयन इस पद पर हुआ है। तो इस तरह के जब पत्र आते थे, तो वाक़ई ऐसा लगता था कि हमारी मेहनत सार्थक हुई। तो युवावाणी कार्यक्रम में मैंने बहुत जम के काम किया। उसको मैंने नौकरी नहीं समझी। दिन-रात मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता कि और क्या अच्छा कर सकते। जी हाँ, जी। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और लगभग 12 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक मैं युवावाणी कार्यक्रम के माध्यम से अपने युवा श्रोताओं की सेवा करता रहा और उसमें एक और चुनौती आई जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ। जब नया राज्य बना छत्तीसगढ़, तो युवावाणी कार्यक्रम सप्ताह में 3 दिन छत्तीसगढ़ी में प्रसारित होना शुरू हुआ। तो वो अपने तरह की एक नई चुनौती थी। तो मैं अपने कार्यक्रम अधिकारियों के मार्गदर्शन में, उनका मार्गदर्शन लेते हुए मैंने उसमें भी काफ़ी प्रयोग किए और ये बहुत खुशी की बात है कि युवावाणी छत्तीसगढ़ी का जो प्रसारित होता था, वो भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और छत्तीसगढ़ के श्रोताओं को तो एक मतलब बहार आ गई, उनको इतना आनंद आया क्योंकि काफ़ी पहले ऐसे पत्र आते थे कि युवावाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ी में हो, तो जब वो प्रसारण छत्तीसगढ़ी में शुरू हुआ, तो उनकी बहुप्रतीक्षित माँग एक तरह से पूरी हो गई और नए-नए छत्तीसगढ़ी में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किए और बहुत आनंद आया उसमें। आप लगातार इस स्तंभ के अलावा साक्षात्कार भी करते रहे, रूपक और नाटक भी करते रहे, बड़ी अच्छी आवाज़ आपकी बहुत लोकप्रिय हुई। तो ऐसा कोई महत्वपूर्ण यादगार पल होगा जो आपने किसी महान शख्सियत के साथ बैठ के वक़्त बिताया हो आकाशवाणी में? जी, जी। हाँ, ये तो है कि पत्रकारिता के दौरान ऐसे हस्तियों से मुलाकात का अवसर मिला, मुझे बातचीत करने का अवसर मिला। गोपाल दास नीरज जी हैं, गोपाल दास नीरज साहब हैं, डॉक्टर बशीर बद्र साहब हैं, तो पुरुषोत्तम जलोटा साहब हैं, के नायकर साहब हैं। ऐसे-ऐसे बहुत सारी हस्तियाँ, अभी सबके नाम याद नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से आकाशवाणी में जब मैं आया, तो काफ़ी लोगों से, अब ये लगभग 32 वर्षों का सफ़र जी, रहा, जी। तो इसमें एकदम से नाम याद नहीं आ रहे हैं। एक अच्छा वाक़या हुआ कि अ, तत्कालीन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के श्री रमेश बैस साहब, तो ये हुआ कि भई उनका एक छत्तीसगढ़ी में इंटरव्यू किया जाए। तो उसके लिए मेरा चयन किया गया और मुझे उनसे साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। तो छत्तीसगढ़ी में जब उनसे मैं बातचीत किया और उनकी पसंद के गीत पूछता था कि आपको आपकी पसंद के गीत कौन से हैं? वो एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा उनसे छत्तीसगढ़ी में बातचीत करने का, उनकी पसंद के गीत पूछने का, तो वो एक अच्छा अनुभव रहा। और इसके अलावा बहुत सारे जो आईएएस, आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे, साहित्यकार जो चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, लगभग हर क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा में इतनी अच्छी पकड़ है कि आज भी आप आकाशवाणी में मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात का छत्तीसगढ़ी में आप अपनी आवाज़ में प्रसारण करते हैं। ये अनुभव कैसा है आपका? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो मैं बहुत दिल से करता हूँ और पता नहीं ऐसा क्या है इस कार्यक्रम में। माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संबोधन है और मन की बात कार्यक्रम में देश के ऐसे सकारात्मक पहलू जो कि इसके पहले कभी किसी प्रसार माध्यम का, मीडिया का ध्यान नहीं जाता था और शायद अब भी काफ़ी हद तक नहीं जा पाता है। देश मोदी जी उसको फ़ोकस करते हैं। भी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के कोने में, अलग-अलग राज्यों में ऐसे-ऐसे अद्भुत घटनाएँ हो रही हैं, ऐसी अद्भुत गतिविधियाँ हो रही हैं,
जिसको सुनकर ये लगता है कि हमारे देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है। हमारे देश में कितने महान लोग हैं, आम लोग हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो कितने बड़े कार्य, महान कार्य कर रहे हैं और उसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं है और उससे हमें कितनी प्रेरणा मिल सकती है आम नागरिकों को। और उसको सुनकर एक भारतीय नागरिक को कितने गर्व की अनुभूति हो सकती है। इतना सब कुछ होने के बाद इसके पहले तक इस तरफ किसी का ध्यान नहीं किया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो इतने व्यस्त रहते हैं, देश भर में उनके कितने कार्यक्रम होते हैं, दुनिया में उनके इतनी उनकी व्यस्तता रहती है, इसके बाद भी अनवरत रूप से वो कार्यक्रम कभी मिस नहीं हुआ। हमेशा वो कार्यक्रम इतने वर्षों से चल रहा है। लगभग 7 वर्षों से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ छत्तीसगढ़ी के माध्यम से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जब मन की बात में संबोधन होता है, उसके तुरंत बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ी अनुवाद का प्रसारण होता है, ताकि गाँव के लोग भी अपनी बोली भाषा में उसको सुन सकें। छत्तीसगढ़ी में जब मन की बात आप कहते हैं, तो प्रदेश की जनता का क्या प्रतिक्रिया रहती है उनकी? बहुत सही कहा आपने। जब छत्तीसगढ़ी में मन की बात का प्रसारण होता है, तो उसके बाद तुरंत मेरे पास बहुत सारे श्रोताओं के फ़ोन आते हैं कि छत्तीसगढ़ी में मन की बात का अनुवाद हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। तो ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसी शख्सियत, आदरणीय मोदी जी जैसे शख्सियत के कार्यक्रम से मैं किसी भी रूप में जुड़ा हुआ हूँ, ये सोचकर ये अनुभूति मुझे बहुत आनंद देती है। वाह! वाक़ई। अच्छा संजय भाई, आकाशवाणी के बड़े लोकप्रिय कार्यक्रम हुए, बहुत चर्चित रहे। जी, उसकी कुछ बातें बताएँगे? जी बिल्कुल। आकाशवाणी का तो वैसे हर कार्यक्रम अपने श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ करता है, लेकिन कुछ कार्यक्रम जिनसे मैं जुड़ा रहा, एक युवाणी तो 12 वर्षों से भी ज़्यादा में रहा है, उसके तो लगभग उसके बहुत सारे उसके अंतर्गत कार्यक्रम हुआ करते थे। वो सारे कार्यक्रम लोकप्रिय हुआ करते थे। उसमें एक परिक्रमा कार्यक्रम होता था, युवा पत्रिका कार्यक्रम, उसको मैं बड़ी शिद्दत से किया करता था। उसके बाद आपके पत्र एक कार्यक्रम होता है जिसमें श्रोता पत्रों के जवाब दिए जाते हैं, तो उससे मैं जुड़ा रहा। उसमें एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे छत्तीसगढ़ के श्रोता, मेरा दावा है कि आकाशवाणी के जो जागरूक श्रोता हैं पूरे देश भर में, उनमें बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं हमारे छत्तीसगढ़ के श्रोता। यानी एक कार्यक्रम की, एक सप्ताह के कार्यक्रम की जो समीक्षा लिखकर भेजते थे, एक-एक श्रोता का 50 से ज़्यादा पत्र भी आया करते थे। एक श्रोता के 50 से ज़्यादा पत्र भी आया करते थे। कभी-कभी तो 100 से भी ज़्यादा आए हैं। अब ये सुनकर आज के समय के लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि जब पत्र लिखने की परंपरा ही लगभग समाप्त सी हो चली है, तब एक-एक श्रोता का 50-100 पत्र आना और मैं सभी पत्रों को पढ़ता था, उनकी गिनती रखता था और कार्यक्रम में बताता भी था। श्रोताओं को ये बहुत प्रेरणास्पद लगता था और वो कार्यक्रम सुनते थे और हर कार्यक्रम की समीक्षा लिखकर भेजते थे। तो वो उस कार्यक्रम से मेरा एक ये सुखद अनुभव रहा। उसके बाद एक जब छत्तीसगढ़ी में प्रसारण शुरू हुआ, तो फ़ोन इन कार्यक्रम जो हुआ छत्तीसगढ़ी में, फ़ोन कराओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। अब इसमें हमारे गाँव के जो श्रोता हैं, गाँव के, शहर के, कस्बे के, उन लोग छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं और अपनी पसंद के जो है वो गीत सुना करते थे। तो वो एक ऐसा कार्यक्रम था कि उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के तमाम श्रोता एक पारिवारिक रूप से एक-दूसरे से जुड़ गए। वो अब ऐसा लगता था उनका एक परिवार है और हर गाँव का श्रोता उस गाँव के बारे में, गतिविधियों के बारे में बताता था। अभी उस गाँव में क्या चल रहा है, जी। क्या माहौल है, उसके गाँव के आस-पास क्या दर्शनीय स्थल हैं, क्या वातावरण है, कैसा मौसम है, सारी बातें बताता था और हर गाँव के बारे में जानकारी मिलती थी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी गीत सुनने को मिलता था। और वो श्रोता जो इसके पहले तक केवल पत्र के माध्यम से अपने आकाशवाणी के उद्घोषकों तक, प्रस्तुतकर्ताओं तक जुड़ते थे, वो सीधे बातचीत करते थे, तो उनको वो बड़ा एक रोचक अनुभव रहा फ़ोन इन का और वो कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय रहा। वाह! इसके अलावा एक आकाशवाणी रायपुर से कार्यक्रम प्रसारित अभी भी होता है, वो है पारिवारिक धारावाहिक अजी सुनिए। इसमें मनुष्य की जो रोज़मर्रा की समस्या होती है, उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, उसको नाटक के रूप में, एक झलकी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वो बड़ा ही पॉपुलर प्रोग्राम है, बहुत लोकप्रिय है और उसमें एक
पति पत्नी का किरदार है रंजन रंजना, और फिर एक मित्र आकर वो समस्या का समाधान देते हैं। तो 3 किरदार उसमें हुआ करते हैं। उसमें मैं करीब 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक जुड़ा रहा। वो एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम रहा, और उसके अलावा बहुत सारे जो नाटक हैं, रूपक हैं, मतलब हर तरह के कार्यक्रम रहे। कभी विधानसभा से आंखों देखा हाल का जो प्रसारण होता है वो भी मुझे करने का एक बार मौका मिला। तो बहुत सारे कार्यक्रम रहे। एक बड़ा परिवर्तन आया सोशल मीडिया की जो क्रांति आई है 15-20 सालों में, और इंटरनेट की सुविधा बढ़ी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, तो इसके आने से आकाशवाणी के रेडियो के प्रोग्राम में क्या फ़र्क पड़ा? कुछ ऐसा महसूस करते हैं आप? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, कि अक्सर ये दिमाग में बात आती है कि सोशल मीडिया के बाद आकाशवाणी का क्या प्रभाव पड़ा? सोशल मीडिया का आकाशवाणी पर क्या प्रभाव पड़ा? सोशल मीडिया में ये एक मानव की एक रुचि होती है, जब कोई उसे नई चीज़ मिलती है, तो उसके प्रति उसका आकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। जी, जी। और सोशल मीडिया के साथ भी ऐसा हुआ। जिनके बारे में कभी वो कल्पना किया करता था, वो सब कुछ उसके लिए जो अकल्पनीय चीज़ें भी थी, वो भी उसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने लगी। जी। और तो उसके लिए बड़ा एक वो रोचक अनुभव रहा। लेकिन सोशल मीडिया के समय के साथ-साथ सोशल मीडिया के समक्ष एक जो खतरा उत्पन्न हो रहा है, वो है सत्य और असत्य का खतरा। सोशल मीडिया में जो आप देख रहे हैं, अब अब ये बात आम लोग भी महसूस करने लगे हैं। शायद पहले ये बात उतनी गंभीरता से लोगों ने महसूस नहीं की होगी, जी। कि जो हम देख रहे हैं वो कितना सच है। ये कितनी बड़ी बात है कि जो आप देख रहे हैं उसके प्रति आपको विश्वास ना हो, कि जो हम देख रहे हैं कितना सच है। सच है कि झूठ है? ये बहुत बड़ी एक चुनौती है सोशल मीडिया के लिए। तो ये एक ऐसा तत्व है जो आकाशवाणी को की महत्ता को अभी भी बरकरार रख उसकी विश्वसनीयता बनी हुई है। आकाशवाणी की विश्वसनीयता अभी भी बनी हुई है। आकाशवाणी से जो चीज़ प्रसारित होती है, उसमें हमारे श्रोता आँख मूंद कर विश्वास करते हैं। यदि आकाशवाणी से प्रसारित हो रही है, जी, जी। यहाँ तक कि समय भी यदि आकाशवाणी का उद्घोषक बोल रहा है, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:05 हुए हैं, उससे वो अपनी घड़ी का मिलान कर सकता है। लेकिन अन्य किसी प्रसार माध्यम से वो मिलान नहीं करता। अब ये उसकी फीलिंग है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। और ये फीलिंग, ये विश्वास उसका यूँ ही निर्मित नहीं हुआ है, उसने पहले परखा है लंबे समय तक। अब ये विश्वास आकाशवाणी ने जीता है। इसी तरह से समाचारों की बात हो या कोई भी तथ्य हो, आकाशवाणी की विश्वसनीयता सबसे बड़ी उसकी ताकत है। और आकाशवाणी से ऐसी कोई भी चीज़ प्रसारित अभी भी नहीं होती, जो आम नागरिकों के हितों के प्रतिकूल हो। चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो सांस्कृतिक प्रदूषण हो। आकाशवाणी का ये परम दायित्व होता है, और उसमें वो ईमानदारी से उसे निभाते हुए आज भी वो निभा रहा है, कि हमारे आम नागरिकों का कहीं कोई अहित ना हो, किसी भी तरह का। तो ये सबसे बड़ी आकाशवाणी की विशेषता है, और आकाशवाणी को आज भी लोग सुन रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया के आने के बाद में और अन्य प्रसार माध्यमों के कारण आकाशवाणी के सुनने के जो प्रतिशत है, वो हो सकता है थोड़ा कम हुआ। लेकिन जितना हम सोचते हैं नकारात्मक ढंग से, क्योंकि हम रेडियो, आप यदि नहीं सुन रहे हैं और आपको लगेगा कि मैं नहीं सुन रहा हूँ, तो कोई नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं है। जी। आज भी गाँव में लोग रेडियो सुनते हैं। इवन शहर में भी लोग जैसे ही कार में बैठते हैं, तो उनका रेडियो आरंभ हो जाता है। जितने समय तक वो कार में रहते हैं, वो रेडियो सुनते हैं। इस तरह के फ़ोन कॉल्स भी आते हैं हमारे तक। जी, जी। तो अभी भी लोकप्रियता आकाशवाणी की बनी हुई है, विश्वसनीयता बनी हुई है, और लोगों का प्यार अभी भी आकाशवाणी को मिल रहा है। आप एक उद्घोषक रहे, सफल उद्घोषक रहे। सबसे बड़ी जो खूबी होती है उद्घोषक की, अपनी आवाज़ पर नियंत्रण, अपनी आवाज़ को प्रभावी बनाना, और किसी भी कार्यक्रम की प्रस्तुति कैसे करें, किस भाव से करें। तो इसके लिए युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या अनुशासन का पालन करना चाहिए? कैसा अभ्यास करना चाहिए? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। यदि किसी युवा के मन में अंदर से आ रहा है कि उसे आरजे बनना है, रेडियो जॉकी बनना है, उद्घोषक बनना है, तो उसको सबसे पहले तो
अपने माध्यम का चयन करना पड़ेगा कि वो आकाशवाणी में उद्घोषक बनना चाहता है कि किसी अन्य माध्यम में बनना चाहता है। उसे जिस भी माध्यम में बनना चाहता है, उसको सबसे पहले उसको लिसनिंग बढ़ानी पड़ेगी। उस माध्यम में वो डूब जाए, उसको खूब सुने, तो उसको ये पता चलेगा कि उस माध्यम की एक उद्घोषक के रूप में, आरजे के रूप में अपेक्षाएँ क्या हैं। यदि मैं आकाशवाणी की बात करूँ, यदि उसको आकाशवाणी का उद्घोषक बनना है, कंपेयर बनना है, तो सबसे पहले उसे, यदि वो युवानी का कंपेयर बनना चाहता है, तो उसको सुने, लगातार सुने और सुनते समय ये सोचे, केवल श्रोता के रूप में ना सुने, बल्कि वो सुनते समय ये सोचे कि मुझे भी इस तरह से बोलना है। तो क्या मैं ये जो बोल रहा है, प्रस्तुतकर्ता जो बोल रहा है, क्या मैं वैसा बोल सकता हूँ? क्या मैं इससे अच्छा बोल सकता हूँ? ये बोल रहा है तो कैसा बोल रहा है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? या यदि मैं उससे नीचे हूँ तो मुझे उस तक आने के लिए क्या-क्या प्रयास करने पड़ेंगे? यदि वो ऐसा सोचे, तो सारी चीज़ें वो सीख सकता है। भाषा कैसी हो, उच्चारण स्पष्ट हो, उन विषयों का ज्ञान हो, उसकी रीडिंग अच्छी हो। मतलब एक उद्घोषक के लिए विभिन्न विषयों में, विविध विषयों में एक सामान्य ज्ञान आवश्यक है। भले किसी विषय में उसका विशद अध्ययन ना हो, लेकिन हर विषय में थोड़ा-थोड़ा सामान्य ज्ञान वो रखे। एक, भाषा अच्छी संस्कारित हो और दूसरी चीज़ क्या है कि उसके अंदर एक बोलने की प्रतिभा हो। बहुत से लोग बहुत नॉलेज रखते हैं, ज्ञानवान होते हैं, लेकिन उसे ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो वो क्षमता उसके अंदर है कि नहीं? एक और चीज़ होती है कि हम बचपन से किसी के पढ़ने के लिए लिखते हैं, लेकिन जब हम इस माध्यम में आते हैं, आकाशवाणी में, तो हमको किसी के सुनने के लिए बोलना पड़ता है। तो लिखने में और बोलने में अंतर होता है। लिखने में जो शब्द, साहित्यिक शब्द बड़े सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन बोलने में वही शब्द दुरूह हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं। तो बोलने के जो सुंदर लगने वाले शब्द हैं, वो शब्दों का चयन हम अपने कार्यक्रमों में करें। जब वो शब्द हम बोलें, उसका उच्चारण करें, तो सुनने में श्रोताओं को प्रभावित करें। तो भाषा ऐसी हो, जो हम लोग कहा करते हैं कि रेडियो की भाषा हमको सीखनी पड़ेगी। तो आकाशवाणी की जो भाषा है, वो कैसी हो, ये सुनने से ही सीख सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई आपको बाज़ार में गाइड नहीं मिलेगी। और आकाशवाणी आप सुनिए, उसके जो अच्छे प्रस्तुतकर्ता हैं, उससे आप चयन कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह की प्रशिक्षण के लिए कोई अलग से इंस्टीट्यूट नहीं है? उद्घोषक के प्रशिक्षण के लिए कोई ऐसा है आपके समय से? बहुत स पहले तो इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी बहुत सारे शहरों में इस तरह के छोटे-छोटे कोर्सेज़, पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जी। और तो वो उससे वो प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन वो खुद भी यदि चाहें, तो बिना प्रशिक्षण के भी बहुत अच्छे वो प्रस्तुतकर्ता बन सकते हैं, बहुत अच्छे उद्घोषक बन सकते हैं। यदि रुचि है, यदि अंदर में कुछ, मैंने कहा जहाँ चाह वहाँ राह, यदि उनकी चाहत है मुझे बनना है, बन सकते हैं। बस वो सुनते चले और उसके अनुरूप अपने आप को ढालते चलें। अपने कैसेट रिकॉर्डर में, आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, सुनें, ये सोचें कि वैसा क्यों नहीं आ रहा है जैसा मैंने रेडियो में सुना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अंदर से ही मिल जाते हैं, तो वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा संजय भाई, और ये लंबा अनुभव आपका बड़ा प्रेरक है युवाओं के लिए तो खासकर। ऐसी और कोई बात आप कहना चाहेंगे जो मैं आपसे नहीं पूछ सका, आप कहना चाहेंगे जाते-जाते? नहीं अजय भाई, आपने लगभग सभी पहलुओं पर आपने प्रश्न कर लिया है। फिर भी युवाओं को कुछ आप कहना चाहें, संदेश देना चाहें, क्या उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में क्या महत्वपूर्ण बातें आज? मैं अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि उन्हें अध्ययन अपना जारी रखना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में अब तो सब कुछ उन्हें, हर प्रश्न का उत्तर भी रेडीमेड अ, मोबाइल से मिल रहा है। ऐसे में जो सोचने समझने की हमारी क्षमता है, उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जी। ये अभी शुरुआत है, इसलिए अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन यदि ये प्रक्रिया जारी रही और लोग इसी तरह से अपने सारे प्रश्नों का समाधान मोबाइल से प्राप्त करते रहे, तो उनके लिखने पढ़ने की आदत छूटती चली जाएगी। धीरे-धीरे जो हम कल्पना शक्ति जो मनुष्य के अंदर होती है,
उसे विकसित करना बहुत ज़रूरी है। यदि सब कुछ हम कल्पना का भी काम, लिखने का भी काम, पढ़ने का भी काम, सारी चीज़ यदि हम अपने मोबाइल में जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उसके माध्यम से यदि करने लगेंगे, तो धीरे-धीरे हम पंगु होते चले जाएँगे। हमारे लिखने-पढ़ने की क्षमता, कल्पना शक्ति हमारी कमज़ोर होती चली जाएगी। उससे जो नया-नया सृजन होता है, जिसके कारण पूरी दुनिया वाले भारत की प्रतिभा को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, जी, वो प्रतिभा कहीं न कहीं उसकी जो चमक है, वो प्रभावित होते चले जाएगी, उसकी चमक फीकी पड़ती चली जाएगी। तो ये जो आने वाले समय में, भविष्य में जो खतरा महसूस मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपने युवा साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो सोशल मीडिया पर और मोबाइल पे जो चैट जीपीटी और जो एआई की जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उससे ज़्यादा मदद न लेकर वो अपने स्वयं की प्रतिभा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है, ये मेरा मानना है। बस आवश्यकता है उसे पल्लवित पुष्पित करने की। तो वो अपनी प्रतिभा का प्रयोग करें, लिखें, पढ़ें और अपनी कल्पना शक्ति को और विस्तार दें, ताकि उनके अंदर से इनोवेशन आता रहे। तो नए-नए आयाम उनके अंदर से आएँ, जिस क्षेत्र में भी वो रुचि रखते हैं, और किसी पे आश्रित ना हों, अपने आप को ही मजबूत बनाएँ, अपने आप को सक्षम बनाएँ। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो साथ ही ये थे संजय पांडे, जिन्होंने अपना अनुभव हमसे साझा किया, और मैं आशा करता हूँ कि उनकी बातें आपको ज़रूर प्रेरित करेंगी और इस दिशा में आने के लिए सही सुझाव उनका मिला है। मैं बहुत-बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ संजय जी, और साथियों आपका भी आभार। आशा करता हूँ कि हमारे चैनल को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। अजय भाई, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपके लोकप्रिय चैनल का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा मंच दिया कि मैं आपके दर्शकों के साथ अपने अनुभव, अपने मन की बात साझा कर पाया। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।